तो बच्चों लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन किस प्रोसेस है? हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस है। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया को बनाने का मेथड हमको आ चुका है। ठीक, अब देखते हैं कि अमोनिया का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान देना, अमोनिया एक कलरलेस गैस होता है। ठीक है, उसका स्मेल कैसा होता है? तो बोला गया पंजेंट ऑर्डर का होता है, यानी पंजेंट स्मेलिंग होता है। ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपको समझाया हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब बोला क्या गया, इन द सॉलिड इन द लिक्विड स्टेट इट इज एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इसका मतलब क्या है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? तो बोलोगे इंटरमोलिकुलर। क्या बोलोगे? इंटरमोलिकुलर, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में लिंक करेगा। ठीक है, जैसे वाटर में होता है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कभी कभी पूछेगा कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए तो उससे ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीजन एक लाइन में बोल दोगे, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है तो आपको समझाया हुआ है कि अमोनिया में 3H का बॉन्ड है, और क्या है आपका एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर के कारण कुछ रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से क्या होगा, जो एंगल आइडियल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, उससे कुछ एंगल घट जाएगा। तो एंगल कहाँ चला जाएगा जाता है, तो 107.8 डिग्री के आसपास चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, प्लस लोन पेयर को आप अपने आपके शेप में काउंट तो करते नहीं हो। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा तो अमोनिया मॉलिक्यूल कैसा होगा, तो ये होगा ट्राइगोनल। क्या होगा? ट्राइगोनल बाई ट्राइगोनल नहीं, सॉरी, अमोनिया मॉलिक्यूल इज अ ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ, ठीक है, या सिंपल इसको बोल दो तो आप पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, पिरामिडल, यानी ऊपर का लोन पेयर का काउंट नहीं करना है। इसको हटा दे, इसको हटा दे, क्योंकि लोन पेयर को दिखता तो है नहीं, तो ये हटा दे। तो आपका अमोनिया को दिख कैसा रहा है? अमोनिया को दिखेगा पिरामिड शेप का, पिरामिड शेप का। ठीक, अब ध्यान देना, इट है, बाकी तो बाकी क्या है, बाकी इसका बॉन्ड कितना होता है ये सब समझाया हुआ आपको। अब ध्यान देना, अमोनिया होता है पानी में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोल्यूबल होता है, मतलब बहुत हाईली सोल्यूबल होता है पानी में। इट इज हाईली सोल्यूबल इन क्या, आपके वाटर में क्या होगा, हाईली सोल्यूबल होगा। ठीक, अब इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वीकली क्या होता है, बेसिक होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो अमोनिया जब पानी में घुलेगा तो क्या होता है, ये वाटर से रेड करके कहीं ना कहीं NH4OH बनाता है। क्या बनाता है? NH4OH फॉर्म करेगा। जो NH4OH है वो टूट के क्या बनेगा, तो बनेगा NH4 प्लस NOH माइनस, NOH माइनस। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, तो ध्यान देना, इट फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विद एसिड। ठीक है, तो अमोनिया चूंकि बेस होता है, इसमें कोई भी अगर तुम एसिड डालेगा, जैसे मान लेते एसिड तुम डाला, तो क्या बनेगा, इसका जो एसिड है उसका H प्लस को अमोनिया गेन करके करके क्या बना लेगा, NH4 प्लस बना लेगा, और कहीं ना कहीं Cl माइनस जो अनायन है उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा NH4Cl। तो कहीं ना कहीं एसिड रहेगा, तो अमोनिया के बेसिक नेचर का गैस है, तो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, तो ये बना लेगा एक सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा? एक सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इट फॉर्म सॉल्ट विद एसिड्स। ठीक है, और ध्यान देना, इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो कुछ कुछ मेटल्स का अगर जो हाइड्रोक्साइड होता है जिसका सॉल्बिलिटी क्या होता है, कम होता है, जैसे मान लो जिंक का हाइड्रोक्साइड होता है, तो जिंक का हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्बिलिटी होता है लो होता है। ठीक है, तो ये पीपीटी के फॉर्म में होता है। ठीक, तो अगर ये पीपीटी के फॉर्म में होगा तो ध्यान दोगे, तो अगर मान लेते हैं कि जिंक के सॉल्ट में जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसमें तुम डालेगा NH4OH, तो क्या होगा, जिंक OH को लेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली Fe है, Fe भी क्या करेगा, तो Fe भी NH4OH से क्या होगा, OH लेगा, और Fe का हाइड्रोक्साइड बेसिकली यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्म बना हुआ है, तो इस तरह का ये ब्राउन पीपीटी फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये दोनों रिएक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड,
ठीक है। सिमिलरली देखोगे, और बात करते हैं एजी का, एक सेकेंड। ये हो गया आपका हाइड्रोसाइड का जो पीपीटी बनता है वो आपको समझा दिए। अब क्या हुआ कि अमोनिया पे क्या है, अमोनिया पे लोन पेयर होता है, एनएच पे भी क्या लोन पेयर है। तो आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेक्स्ट टॉपिक अपना चालू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वहाँ पे एक टर्म पढ़ोगे लिगेंड। लिगेंड का सिंपल मतलब होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है। तो लिगेंड को आप बोल सकते हो सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्या हो बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, तो अमोनिया भी क्या होगा, लिगेंड हो सकता है, क्योंकि अमोनिया पास क्या है, लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है। ठीक है, और इसको हम लेविस बेसिस बोल सकते हैं क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अब ध्यान देना, होता क्या है कि कुछ कुछ मतलब ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए आपको बस लिगेंड होना चाहिए, लिगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप बना सकते हो। तो ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर का एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें तो अमोनिया डालेगा तो अमोनिया क्या करता है, अपना अपना जो लोन पेयर है कॉपर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो उससे कारण क्या होता है, ये सॉल्यूशन और डीप ब्लू हो, कलर और डीप ब्लू हो जाता है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल फोर ब्रैकेट के बाहर +2। हम Ag का बात करते हैं तो Ag बेसिकली क्या होता है, Ag में अगर तुम सील डालोगे तो क्या होगा, Ag से का व्हाइट पीपीटी बनता है, लेकिन इस पीपीटी में तुम अगर अमोनिया पास कर दिए तो अमोनिया का क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसा, AgNH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, ये डिजॉल्व कर जाएगा, ये होगा डिजॉल्व कर जाएगा। तो एजी का जो व्हाइट पीपीटी फॉर्म करना चाहिए था उसमें अगर तुम अमोनिया पास कर दोगे तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स और जिस बाहर के चार्ज के पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तुम सील माइनस को डाल सकते हो। ठीक है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ये क्या होगा, ये पूरा डिजॉल्व कर जाएगा, ये क्या होगा, डिजॉल्व कर जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, इसको और देखते हैं तो आपके पास ये अमोनिया खत्म हुआ, अब अमोनिया का यूजेज बता रहा है आपको। ठीक है, अमोनिया का यूजेज देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। आपको एनसीईआरटी को कोई भी लाइन छोड़ना नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रीडिंग करने का पर्पस यही है कि हम लोग एटलीस्ट पहली बार रीडिंग हम लोग कर ले रहे हैं। बाकी क्या है, आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन यूजेज प्रॉपर्टी सारे को देखना है। इवन जो होता है लास्ट में चैप्टर एंड में बॉक्स बना के कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी पढ़ना है आपको, क्योंकि इनऑर्गेनिक कहाँ पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ली, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप एनसीईआरटी छोड़ दिए और क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर है तो क्वेश्चन अगर इन्फॉर्मेशन बेस्ड आएगा तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाओगे आप। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा रीड नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन। क्योंकि आप अगर मैं रीड नहीं कर रहा हूँ तो आप भी सोचो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हमको रीड नहीं करना है। मैं इसलिए जानबूझ के रीड कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीडिंग से आप स्किप नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, अब ध्यान देना, अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, ये तो चलता है हम लोग को, यानी फर्टिलाइजर बनाने का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लस क्या है, कुछ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि अमोनिया को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ध्यान देना कि व्हाई डज अमोनिया एक्ट एज ए लेविस बेस, तो बोलोगे कि अमोनिया में, अमोनिया को पहले फिगर बना देना। इसके आंसर में को फिगर नहीं बनाया हुआ है, इसका आंसर में बस लाइन लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखोगे तो नंबर हम अगर हम कॉपी चेक करें तो नंबर काट देंगे आपका। ठीक है, ऑल दो एनसीईआरटी का आंसर है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं तो प्रेफर क्या करते हैं कि आप ऐसा करो कि आपको समझ हमको समझा दो अच्छे से। तो ऐसे ऐसे दिखा देना कि अमोनिया के पास क्या होता है कि लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर होता है तो इसको ये डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम लेविस बोलेंगे। तो तुम जब फिगर बना देगा तो एक्सप्लेनेशन देखने में हमको और अच्छा लगेगा। ठीक है, या फिर अगर आप फिगर बना दोगे ना तो हम नीचे रीड करने के लिए हम सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आप बना दियो ना, आपका फिगर में वो समझा दे रहा है कि आपको वो आता है। आप लोन पर जब दिखा दिए तो हमको समझ में आ गया कि आपको वो आता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, तो नीचे हम रीड करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला काम है कि चीज़ों को आप सिंप्लीफाइड वे में अच्छे से रिप्रेजेंट करो, बोर्ड में नंबर लाने का यही एक तरीका होता है। ठीक है,
तो आप एनसीईआरटी का आंसर से ही बेटर आंसर लिख सकते हो, ये चीज ध्यान देना है। अगला क्या हुआ बोला हुआ इंटेस्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। यार हैबर प्रोसेस आप पढ़े हो ना, हैबर प्रोसेस क्या था आपके पास, N2+3H2 gives 2NH3, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हैबर प्रोसेस में क्या पढ़े, N2+3H2 gives 2NH3। अब इसका यील्ड मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कंडीशन क्या था, तो देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लिख आंसर कैसे लिखना है इसको। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर कैसा होना चाहिए बोर्ड में। तो पहले आप हैव प्रोसेस को लिख देना। इसमें कैटलिस्ट किसका क्या यूज करते हैं चलो, तो कैटलिस्ट यूज होता है Fe, और इसके साथ कुछ प्रोमोटर यूज होता है। तो वहाँ पे आई थिंक पोटेशियम ऑक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसा कुछ था। पहले हम यूज करते थे मोलिब्डेनम, तो पहले यूज किया जाता था, ठीक है। अभी जो रिसेंट में होगा तो आपका आंसर में रिसेंट वाला यूज करना। तो रिसेंट में देख लेना, आई थिंक यहाँ पे पोटेशियम इस मोलिब्डेनम को रिप्लेस कर दिए थे हम लोग, किससे, तो K2O से रिप्लेस किया गया आई थिंक है, ठीक है। तो उसको देख रहा थोड़ा सा कि इसमें किसको रिप्लेस किया था, इसको नहीं लिख के आप उसको लिखोगे। तो मोलिब्डेनम हटा के अब K2O जो है उसको लिख देना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट के नीचे, तो ये लिख देना। फिर लिख देना डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच का नेगेटिव होता है, यानी प्रोसेस कैसा एक्सोथर्मिक है, ये बता देना। इसके बाद आप लिखोगे, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसका जो फेवरेबल कंडीशन होगा, तो पहला बोलोगे लो टेम्परेचर, क्या लिखोगे, लो टेम्परेचर, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे देखो लेफ्ट में गैस ज्यादा है, राइट में गैस कम है, क्या बोलोगे, इसमें कहीं कहीं ना कहीं कॉम्प्रेशन ऑकर कर रहा है। तो कॉम्प्रेशन ऑकर करेगा तो क्या होगा, सिस्टम राइट लेफ्ट से राइट मूव करेगा, तो बोलोगे हाई प्रेशर, क्या बोलोगे, हाई प्रेशर। तो बस ऐसे लिखना है आपको बोर्ड में आंसर, ठीक है। देखो हम देखो वर्ड्स कितना लिख रहे हैं, वर्ड्स बहुत कम लिख रहे हैं हम पहले बोला कि अमोनिया के लिए कंडीशन बताओ, तो हम क्या लिखे, अमोनिया बनाने का तरीका बता दिया। इसमें ऊपर में लिख देना हैव प्रोसेस, तो हैव प्रोसेस लिख के अमोनिया का तरीका बता दिया हम। इसमें डेल्टा एच नेगेटिव भी दिखा दिए, यानी हम बता दिए कि प्रोसेस कैसा एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और फिर लिख रहे हैं कि कंडीशन, तो कंडीशन जो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, तो लो टेम्परेचर एज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट के साइड में है उसमें गैसेस का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आपके रिएक्टेंट में गैसेस ज्यादा है मॉलिक्यूल्स, और राइट में क्या रिएक्शन का में गैसेस मॉलिक्यूल क्या घट रहा है। इसका मतलब आपको हाई प्रेशर का नीड होगा कंप्रेशन के लिए, तो इस तरह से आपको बताना है। अगला पॉइंट है कि हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर+2। तो इसमें ध्यान है, इसका अगर आंसर लिखना है तो कैसे लिखोगे आपको, तो आपको लैंग्वेज यूज नहीं करना है। केमिस्ट्री इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, हमेशा रखना इस चीज में, ठीक है। केमिस्ट्री इंग्लिश का एग्जाम नहीं है। आपको केमिस्ट्री का लैंग्वेज होता है रिएक्शंस, तो उसको समझाना उसके थ्रू, ठीक है। तो अगर इसका हमको आंसर लिखना हो तो मैं ऐसे लिखेंगे कि कॉपर+2 एक्वस का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। इसमें जब अमोनिया पास करते हैं तो क्या बनेगा, तो CuNH3 एडजस्ट होना पड़ते हैं, 4+2 एक्वस फॉर्म करता है, और ये होता है डीप ब्लू कलर का। तो बस इतना लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना कि बोर्ड्स में कैसा लिखना है, पहले में बात करता चल रहा है, तो बोर्ड्स में आपको नंबर फिर से इस तरह करना है। आपको बोर्ड्स में कभी से नंबर कटेगा ही नहीं है, अगर जितना बोल उतना आप लिखोगे तो बोर्ड्स में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस आपको उतना फॉलो करते चलना है, ठीक है। बाकी अगला टॉपिक क्या आपके पास, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका टॉपिक आपके पास आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड नाइट्रोजन, इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। उसका नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, ये भी हम लोग इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऊपर का जो पॉइंट्स होगा उसको कवर कर देता हूँ। जैसे यहाँ देख, बोला गया एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कोवैलेंसी कितना होता है N2 5 में, यानी N2 5 में नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो आप लोग 4 N2 5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। तो देखो एक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है आपके लिए, तो बना रहा है आपके पास 4 बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड बेसिकली क्या होता है, HNO3 होता है। अब नाइट्रिक एसिड बेसिकली इसमें क्या है, एक ऑक्सो ये होता है ऑक्सो एसिड्स,
यानी जिसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। यानी जिसमें आपका जो हाइड्रोजन है वो लिंक होता है ऑक्सीजन से, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। यहाँ पे अपने काम का चीज है कि एक होता है हाइपोनाइट्रस एसिड, H2N2O2, H2N2O2, ठीक है। तो ये हुआ हाइपोनाइट्रस एसिड, एक होता है नाइट्रस एसिड और एक होता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फिगर आपको पता है, नाइट्रस एसिड का फिगर कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ये होगा नाइट्रस एसिड। और हम बहुत, बहुत बात करें कि हाइपोनाइट्रस एसिड कैसा होगा, इसका इसका फॉर्मूला है H2N2O2। इसका फिगर अगर सोचोगे तो फिगर आई थिंक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। N में डबल बॉन्ड O लगा दिए और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये हो सकता है आपका हाइपोनाइट्रस एसिड, ठीक। बाकी HNO3 का प्रिपरेशन मेथड हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं देखोगे तो इसको बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था, ओसवाल, तो ओसवाल प्रोसेस यूज किया गया था, ओसवाल प्रोसेस यूज किया गया था, ठीक है। ये हम लोग कवर कर चुके हैं, एक बार आप लोग फिर से देख लेना, ठीक है, वीडियोज को जो अपलोडेड है। इसके अलावा क्या है, आपका नाइट्रिक एसिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और आपके पास रिएक्शन दिया होता है, रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं नाइट्रिक एसिड का डीप में जाके, उसका कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको मैं रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 355.6 केल्विन है, ठीक है। लैब ग्रेड का जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके पास क्या होता है 68% ही HNO3 होता है बाई मास, यानी लैब ग्रेड वाले में 68% ऑफ HNO3 होता है बाई मास, ठीक है। उसका और उसका डेंसिटी दिया हुआ है। तो पॉइंट है कि 68% ही क्यों होता है, तो ध्यान ना, आपको वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर होता है ना, इसमें अगर नाइट्रिक एसिड होता है 68%, तो इस पॉइंट पे ए एजिट्रोप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एजिट्रोप फॉर्म करता है, एजिट्रोप। यानी इसके बाद आप वाटर को उससे सेपरेट नहीं कर पाओगे, यानी वाटर और फिर नाइट्रिक एसिड दोनों एक साथ ही सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब दोनों एक साथ मिक्स हो चुका है इस तरीके से एजिट्रोप बनने के बाद, कि इसके बाद फर्दर वाटर को और नाइट्रिक एसिड को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, थ्रू फिजिकल मेथड, ठीक है। तो ज़्यादा अगर हम इसके बाद इस वाटर को निकाल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन कहाँ तक पहुंचा सकते हो आप, तो 68% तक। उसके बाद हो सकता है बाकी अदर मेथड का हमको यूज करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन मेथड से तो इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो इसलिए यहाँ देखो यहाँ पे 68% का यूज है, तो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि 68% तक ही क्यों हो पाता है, तो बोलोगे कि किस पॉइंट पे वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड क्या बनेगा, तो एजेटोप फॉर्म कर लेगा, ठीक। और ध्यान देना, इन गैसेस स्टेट क्या होता है, नाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट करता है प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फिगर बना के दिखाया हुआ था आपके पास, यानी इसमें क्या है, सारा सारा आइटम क्या होगा, सारा आइटम इन द प्लेन है, तो प्लेन मॉलिक्यूल है। अब देखो अब मैं दिखाना क्या चाहता था कि हम लोग नाइट्रिक एसिड कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एक डबल बॉन्ड, एक OH और एक कोडेड बॉन्ड। आप एंचर को चेक करो, एंचर में डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कोडेड बॉन्ड है उसको भी सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एंचर क्या है ना, एंचर सारे कंट्रोवर्सी को हटा देता है। अब आप सोचो इसका मतलब क्या है, ठीक है। मतलब वो कोई ब्लेम नहीं ले रहा है कि इसका कहाँ कोरियन बॉन्ड है कहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो बस अपना बना दिया कि हाँ यहाँ पे इस तरह से लिंकेज है। तो देखोगे इस तरह से बना, लेकिन इस तरह से आप नहीं बनाओगे, आप बोर्ड में इससे मत बना देना, नंबर काटेगा, ठीक है। तो जहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दिखाना, जहाँ पे कोरियन बॉन्ड है उसको आपको दिखाओगे, ठीक है। तो बस आप लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो। प्लस आप जब फिगर बनाओगे तो यहाँ पे ओ का लोन पे आपको दिखाना है, ठीक है। जहाँ कोरियन बॉन्ड होगा वहाँ पे लोन पे कितना होगा, तो वहाँ पे 3 लोन पे बचा होगा, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे 2 लोन पे बचा होगा। तो ये आपको शो करना है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो ये रहेगा। बाकी यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन एक्व सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। तो ठीक है, चलेगा कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, अपना H+ लूज करता है। तो या तो उसको या तो लिखो आप H+ एक्वस लिखो तो ही चलेगा, या फिर H+ एक्वस को लोग लिखते हैं HCO+ एक्वस लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन लोग कवर कर चुके हैं, ये रिएक्शन लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है।
तो नाइट्रिक रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसको तो आप लोग देख रहे हैं दोबारा। तो आई थिंक नाइट्रोजन के बारे में हम लोग सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं। अब ध्यान ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो आप लोग जब लैब में कभी गए होंगे तो लैब में एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ठीक है। ये टेस्ट बेसिकली करते थे हम लोग नाइट्रेट आयन के कंफर्मेशन के लिए। किसके लिए? नाइट्रेट अनायन, यानी एक आपके पास अनायन होता है, यानी एसिड रेडिकल होता है नाइट्रेट आयन, उसके लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि नाइट्रेट में हम में ऐड करते हैं FeSO4, ठीक है। उसमें हम ड्रॉप डालते हैं, कुछ ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, कुछ ड्रॉप्स डाला जाता है, सम ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसमें क्या करता है कि कुछ कुछ आयरन जो +2 स्टेट में है उसको भेज देगा +3 स्टेट में, तो कुछ कुछ आयरन को ऑक्सीडेशन कर देगा, और अगर आयरन ऑक्सीडाइज करेगा तो जो नाइट्रोजन है वो रिड्यूस कर जाएगा। तो यहाँ जो +5 स्टेट है वो चला जाएगा किसमें? वो चला जाएगा +2 स्टेट में, यानी नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, NO गैस बना रहा है, और आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दो गया। अब इसके बाद जो होता है नाइट्रोजन जो NO गैस रिलीज हुआ है, अब आपके पास FeSO4 काफी लार्ज अमाउंट में था, लार्ज अमाउंट में था, तो ये भी सिस्टम बचा होगा, ये भी सिस्टम में बचा होगा। तो FeSO4 से Fe+2 होगा भी सिस्टम में। उसमें क्या होता है, वाटर उसमें एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो इसको एक्वस का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, यहाँ देखो। तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ऑलरेडी अटैच है। अब जो NO गैस निकला है यहाँ इस स्टेप में, वो NO गैस क्या करेगा, वो उसके अंदर इन करता है और एक नया फॉर्मूला बनाएगा, ये वाला। इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हो गया FeH2O5 NO, और ये जो एक फॉर्मूला बनता है यही होता है आपका ब्राउन रिंग। ये ब्राउन रिंग के फॉर्म में आपके टेस्ट में आपको दिखता होगा। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान देना। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि ब्राउन रिंग में आपसे बोलता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। तो ब्राउन, पहले बताइए ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्राउन रिंग का फॉर्मूला होता है, चलो, FeH2O5NO, ठीक है, +2। तो पहला तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ब्राउन रिंग में, और यहाँ देखो जो +2 है, +2 को बैलेंस करने के लिए बाहर में होता है सल्फेट। तो कभी कभी इसको दोनों का ऐड करके फॉर्मूला ऐसे लिख देगा आपके सामने, FeH2O5NO, बाहर में हो जाएगा सल्फेट, ठीक। इसमें बोलता है कि इसमें व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बताओ ब्राउन रिंग में। तो आप ध्यान देना, इसमें जो NO इन करा है ना, इसमें जो NO है उसका स्टेट होता है +1, एक ध्यान देना। जो ब्राउन रिंग कहते हैं जो NO है वो न्यूट्रल नहीं है, उसका उसका चार्ज क्या +1 है, ये आप ध्यान देना, ये बहुत लोग मिस कर जाता है। तो यहाँ का NO का चार्ज +1 है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होता है, वो भी होता है +1, यानी अंदर वाले जो ब्राउन रिंग वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन का स्टेट क्या होगा, ये होगा +1 होगा। क्यों? क्योंकि NO का स्टेट होता है +1, अंदर का जो NO है न्यूट्रल नहीं है, वो क्या है, +1 में है, इसलिए इसमें आयरन का स्टेट क्या होगा, +1 होगा। ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भूलना नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन आने का हाई चांस होता है कंपटीशन में कि ब्राउन रिंग में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या फिर बोलेगा NO पे चार्ज क्या है। NO पे चार्ज +1 होगा, ठीक है। NO पे चार्ज +1 होगा और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपके पास क्या बोलोगे, +1 बोलोगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूजेस पे नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड का यूजेस कहाँ होता है, चलो। तो मेजर जो यूज होता है नाइट्रिक एसिड का, मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड का इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर द यूज इन द एक्सप्लोसिव्स, ठीक, या फिर पायरो पायरोटेक्निक्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन एंड अदर ऑर्गेनिक compounds, ठीक है। द अदर मेजर यूजेस आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो पिकलिंग का थोड़ा सा वर्ड मुझे देखना पड़ेगा, पिकलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप सर्च करना कि पिकलिंग का मतलब क्या होता है। इन इचिंग ऑफ मेटल्स एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन द रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीडाइजर का भी काम करता है, ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा,
ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट नाइट्रिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है।